तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त लगभग 1765 से ही बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको कहते थे लगान। रेवेन्यू कलेक्शन को क्या कहते हैं? लगान। आज भी लगान लगता है, सभी को, जमीन पे रहने वाले लोगों को लगान देना पड़ता है, वो एक प्रकार का टैक्स होता है। तो 1765 के आसपास से ही लगभग ये जो लगान था बंगाल वाला, वो अंग्रेज के लिए बड़ा समस्या वाला बात था। और जो रॉबर्ट क्लाइव आया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी उसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके समय में भी मतलब लगान लिया जाता था तो साल भर पे एक बार लिया जाता था, अपने यहाँ भी साल भर में अभी भी एक बार ही लिया जाता है। बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इस लगान वाले सिस्टम में सुधार के लिए एक और सिस्टम लाया था, जिसको कहते थे हम लोग इजारेदारी। इजारेदारी सिस्टम था, उसको लाया, लेकिन इससे समस्या सुलझने से रहा और इस समस्या और उलझ गया। एक और सिस्टम लाया जिसकी वजह से उलझ गया। 1886 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के भारत आया, तो उस समय भारत का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बड़ा एकदम, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बड़ा अस्त व्यस्त सिस्टम था और उस पर लंबे समय तक डिबेट चला कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन कैसे करें। तो हर वर्ष जो उस समय चलता था एक ठेकेदारी व्यवस्था, ठीक है। ठेकेदारी व्यवस्था में कहता है कि प्रतिवर्ष ठेके का जो व्यवस्था था उसके कारण रेवेन्यू कलेक्शन में एक किसी को ठेका दे दिया गया। ठेका दे दिया गया कि सपोज करो कि ले लो भाई, एक आदमी को ठेका दिए, तुम इस क्षेत्र का लगान कलेक्ट करके हमको दोगे। आवाज नहीं जा रहा है किसी को? जा रहा है। मैसेज करो तो। अब जा रहा है? यस सर। नहीं है। मैसेज करो ना, चैट पे ऊपर में ऑप्शन है, चैट में मैसेज करो कि आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। सर चैट डिसेबल किए हुए हैं। यस सर। अब बोलो। प्रियांशु, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सर जा रहा है। तब किसको नहीं जा रहा है भाई? इसे बार बार आजा क्या कर रहा है सब? चलो सुनो, हुआ क्या, 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल बन के भारत आया। भारत में आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे बड़ा लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है। ठेका वाला व्यवस्था था कि किसी एक आदमी को ठेका दे दिए, वो पूरा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, फिर ब्रिटिशर्स को देगा। तो इस सिस्टम से बड़ा परेशान हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कंपनी का डायरेक्टर्स था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स, उसने आदेश दिया कि सबसे पहला काम वो करेगा कि लगान का जो सिस्टम है उसको ठीक करेगा। उसको ठीक करने का व्यवस्था दिया गया और उसके बाद उसको कहा गया कि जो सालाना ठेका हम लोग देते हैं उसको जमींदारों से ही डायरेक्ट क्यों नहीं डील कर लेते हैं। जो वहां का पीजेंट है, पीजेंट से ही डायरेक्ट हम डील कर लेते हैं कि भाई हम तुम हमको एक साल में इतना लगान दोगे या नहीं दोगे, ये चीज चलती थी। डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसको ऑर्डर दिया, इसी ऑर्डर का आदेश लास्ट में बना परमानेंट सेटलमेंट का कारण। ठीक, लास्ट में जो जमींदारी व्यवस्था, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, उसमें इस सिस्टम में अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। हालांकि जो परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट पे कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? अब प्रॉब्लम ये था कि किससे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, फार्मर से करेंगे या लैंडलॉर्ड से करेंगे, यानी जमींदार से करेंगे कि किसान से करेंगे। दूसरा था कि कितना जो प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कितना परसेंट जो है हम टैक्स के रूप में लें, कितना परसेंट टैक्स के रूप में लिया जाए। और तीसरा कि यह जो एग्रीमेंट है परमानेंट सेटलमेंट, कुछ साल के लिए किया जाए या परमानेंट ही कर दिया जाए। तो इन सब मैटर में चल रहा था। तो एक और था जिसका नाम था जॉन सोर, दूसरा था चार्ल्स ग्रांट और कॉर्नवालिस। तीनों में जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। लास्ट में इन सब चीजों पे चला। उस समय प्रधानमंत्री थे पिट, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सब में से लोग मिला और उसके बाद 1719 में ये कहा गया कि जितना भी पीजेंट है उसके साथ 10 साल के लिए हम समझौता करेंगे।
और इसको बाद में 22 मार्च 1793 में परमानेंट कर दिया गया। कह दिया गया कि भाई साहब आप लोगों के साथ हम परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं, आप लोग एक ही बार टैक्स देंगे, फिक्स कर दिया कि आप इतना लगान देंगे, मतलब आपको हमेशा के लिए इतना ही लगान देना। 4 जगह लगाया गया, 5 जगह था एक्चुअली, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश था और कर्नाटक था। इन सब जगहों पे लागू किया गया था इसको। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन बताएगा? परमानेंट सेटलमेंट का क्या फायदा हुआ? देखो, परमानेंट सेटलमेंट का सबसे पहला फायदा हुआ कि जो लोग जमींदार थे उसको परमानेंट मालिक बना दिया गया। मतलब जो लोग पहले काम करते थे, जमींदारी जिनको दिया गया था एक क्षेत्र का, उनको कह दिया गया कि अब आप जमीन के मालिक। दूसरा कहा गया कि लैंड जो है, लैंड पर उसका ट्रांसफरेबल और पैटर्नल राइट हो गया। पैटर्नल राइट का मतलब हो गया कि जैसे हमारे दादाजी जमींदार थे, तो दादाजी के मरने के बाद दादाजी के साथ अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, उसके बाद हम भी जमींदार कहलाएंगे और वो संपत्ति हमारी मानी जाएगी। और उनको उनके जमीन से तब तक हटाया नहीं जा सकता था कि जब तक कि वो लगान दे रहे हैं। अगर लगान देने में छूट गए तो उनका जमीन उनके हाथ से चला जाता था। अच्छा, किसान जो लोग थे उनको केवल और केवल रैयत का दर्जा दिया गया, ठीक, और उनसे जो है, जो जिसको बोलते हैं राइट, जो लैंड संबंधित राइट उनके पास नहीं था। किसानों से परमानेंट सेटलमेंट नहीं किया गया। दूसरा, जो जमींदार थे, वो जमींदार जो पीजेंट जिसको कहते हैं, पीजेंट जमीन के मालिक थे और जिसके कारण वो जमीन को बेच सकते थे, खरीद सकते थे। दूसरा चीज कि जमींदार से लगान जो है वो परमानेंट कर दिया गया, यानी टैक्स जो है परमानेंट कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट का फार्मर के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था। वो किससे कांटेक्ट में रहते थे? पीजेंट के साथ, इसके साथ क्या बोलते, जमींदार लोगों के साथ। कितना % जमींदार को टैक्स देना पड़ता था? कितना % टैक्स देना था? टैक्स देना तो था, लेकिन कितना देना था? तो जो जमींदार किसान जितना प्रोडक्शन करके उनको देता था, उसका जो टोटल कॉस्ट होता था उसका 10/11 भाग कंपनी को देता था और 1 भाग खुद रखता था। ध्यान से समझिए, जो जमींदार को किसान से वसूला गया जो राजस्व होता था यानी रेवेन्यू होता था, उसका टोटल कॉस्ट का 10/11 पार्ट, मतलब 11 पार्ट में 10 पार्ट अंग्रेज को दे देना है और 1 पार्ट खुद रखना है। तय किया गया रकम से अधिक वसूली करने पे उसको रखने का अधिकार जमींदार को भी दे दिया गया। मतलब कहा गया कि 11 हिस्सा है, जिसमें से 10 हिस्सा अंग्रेज का, 1 हिस्सा आपका जमींदार का। अगर आप किसानों से उससे ज्यादा वसूल लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा, वो हमको मतलब नहीं, हमको 10 हिस्सा से मतलब है, 10 हिस्सा दे दीजिए, काम खत्म। उसके बाद कहा गया कि यदि कोई जमींदार एक फिक्स डेट तक लैंड रेवेन्यू जमा नहीं करता था तो उसका जो जमींदारी है वो नीलाम कर दिया जाता था, यानी ऑक्शन लगा दिया जाता था कि दूसरा कोई आए, भाई आओ, दूसरा कोई ले जाओ उसका जमींदारी। उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ना शुरू हो गया, लगातार बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। तो ये चीजें होती थी उसमें। और लगभग इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट करने के पीछे जो अंग्रेजों का ऑब्जेक्टिव था, उसका मैटर क्या था कि इंग्लैंड का जो इंग्लैंड में एक सिस्टम चलता है, उसी की तरह भारत में एक ऐसा क्लास बनाना जो अंग्रेज के सोच के हिसाब से चले, वो जैसा कहे वैसा करे। भारत में जो है कंपनी का जो क्षेत्र था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूरे भारत में एक्सपैंड कर रहा था। अंग्रेज ने देखा कि भाई साहब इतना बड़ा देश, इस पे कंट्रोल करना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए हमको एक ऐसा क्लास भारत में ही बनाना पड़ेगा जो हमारा हेल्प करे। मतलब क्या चीज कि आपको बनाएंगे हम, आपको बनाएंगे बेस और आपके कंधे पे लात रख के हम ऊपर चढ़ेंगे। भारत की जमीन, भारत के लोग, भारत का एक क्लास फॉर्म करना और भारत पे रूल करना, ठीक, सब कुछ भारत का रूल करेगा ब्रिटिशर्स। इसलिए अंग्रेजों ने एक क्लास बनाया था जिसका नाम था जमींदार। वो जमींदार क्या करते थे, जमींदार का मतलब बना दिया। देखो अपने यहाँ एक बड़ा अच्छा सा क्या है कि जैसे सपोज करो कि कोई हम ही है या कोई और हो, एक किसी ऑफिसर से जान पहचान हो जाए जो हमारे औकात से बाहर का हो। सपोज करो कि हमको किसी जिला के डीएम से जान पहचान हो जाए,
उसके बाद हम किसी के मुंह लगेंगे? भाई हमारा डीएम से जान पहचान, अभी मुजफ्फरपुर का डीएम एक दिन हमारे घर आके घूम के चला जाए, खा पी के चला जाए, फिर देखो समाज में हमारा रुतबा, है ना, गर्दा उड़ा देंगे, किसी का सुने, किसी के सीधे मुंह बात करेंगे हम उससे, क्यों? क्योंकि हमारा पहचान डीएम से है। तो भारत का लोग जो है ना वो पोस्ट का बड़ा भूखा होता है, पोस्ट और पहचान के बड़े भूखे लोग होते हैं यहाँ पे। उसको फलाने से जान पहचान, विधायक से जान पहचान हो जाए, उसका जान पहचान भी नहीं, विधायक अगर उससे एक बार बात कर ले तो उसको लगता है कि विधायक को तो हम पॉकेट में रख के चलते। इस टाइप के लोग हमारे यहाँ होते हैं। अब उसमें क्या होगा कि उस टाइम अंग्रेज के समय लोग कह दिया कि जमींदारी सिस्टम दे, अरे जमींदार है भाई साहब, भयानक जमींदार है। जमींदार को फायदा कितना था? 1%, और 10% जाता था कंपनी को, तब भी जमींदार खुद 8-11 हिस्सा में से 10 हिस्सा दे रहे, 1 हिस्सा बच रहा है। उनको फायदा किस चीज से होता था? लूट खसोट से। और लूटता किसको था? जमींदार भी भारत का, किसान भी भारत का। लूटता किसको था? भारत के लोगों को। और देता किसको था? तो ब्रिटिशर्स को। अब इसका नतीजा ये होता था कि बार बार यहाँ के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यहीं के लोगों को झगड़ा करवा देता था। अब सबको तो पैसा से मतलब है, पैसा नहीं दिया था, जमींदार का जमींदारी नीला, अब पैसा दे रहा था, किसान से लूटेगा, मारेगा, यही का लोग। दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। ठीक, इसका अगर परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला लाभ किसको हुआ था? लाभ किसको हुआ था? जमींदार को। किसान को कोई परमानेंट सेटलमेंट से लाभ नहीं था। दूसरा, सरकार को लाभ हुआ कि सरकार को जमींदार के रूप में एक ऐसा क्लास मिल गया जो उसके कहे के हिसाब से काम करता था। और जगह जगह पे सरकार जहां किसान घुसाता था वहां जमींदार कूटाता था, जमींदार पीटता था, जमींदार पिटाता था। अंग्रेज बीच में नहीं आता था, मेडिएटर खड़ा कर दिया था कि भाई साहब तू अपने आप में सलट लो यार। जमींदार को पता था कि तुमको हम जमींदार बनाए हैं भाई, तुमसे हमको टैक्स लेना है, वो किसान से क्या लेना देना है? तुम टैक्स दो, नहीं देगा तो तुम्हारा पूरा खेत नीलाम कर देंगे। इस तरीके से वो परमानेंट सेटलमेंट होता था। दूसरा, इसके वजह से ब्रिटिशर्स का जो है इनकम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। उसके बाद मतलब ठेका देने का झंझट खत्म हो गया, फिक्स कर दिया कि भाई चलो जिसका है जो है। लेकिन उससे कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान कहने का मतलब ये है कि वैसा नुकसान हुआ जिसमें किसानों से उनका अधिकार छीन लिया गया। किसान जो पहले जमींदारी करते थे, किसान से वो छीन लिया गया, राइट। दूसरा, किसान को जमींदार के अत्याचार हो गया, शोषण हो गया, मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो गया। इन सब चीजों का सामना करना पड़ता था। और जो जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन में थोड़ा सा पोलाइट थे, वो राजस्व की उच्च दरें सरकार को जमा नहीं कर पाते थे। जैसे देखो 100 आदमी थोड़ी खराब होता है। अब कोई एक आदमी है, उसका क्या है कि वो थोड़ा देख रहा है, अरे यार हमारे यहाँ का लोग है, हम उसको काहे मार पीट रहे हैं। और पता चलेगा कि अब मारपीट करेगा, उसका टैक्स कम कलेक्ट होगा, वो अंग्रेज को नहीं दे पाएगा, उसका जमींदारी नीलाम हो जाता था। इस टाइप से काम चलता था। तो परमानेंट सेटलमेंट का कुछ फायदा भी था। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया? जमींदार के साथ। क्यों जमींदार को परमानेंट सेटलमेंट से क्या फायदा हुआ कि जमींदार को उस जमीन का मालिकाना हक मिल गया, उस जमीन को वो बेच सकता था। ठीक, उससे अंग्रेज को क्या फायदा हुआ? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होना बढ़ गया। नुकसान क्या हुआ कि भारत के लोगों से लड़ना शुरू कर दिए। क्लियर? कोई दिक्कत?